गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे राहुल सांकृत्यायन के बारे में। उनकी 1929 से 1930 के समय के दौरान की गई तिब्बत यात्रा की जानकारी इस लेख से हमें प्राप्त हो रही है, जिसमें किस तरह इन्हें भिखमंगों के वेश में यात्रा करने के लिए जाना पड़ा। इनके साथ एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम सुमति था वो भी था। वो मंगोल जाति का था। इन्होंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति का चित्रण भी किया, साथ ही वहाँ की सामाजिक स्थिति और वहाँ का जो खतरों से भरा दुर्गम और कठिन मार्ग है, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा मार्ग का चित्रण भी इसके द्वारा किया गया। अब बात करते हैं आगे की। ये उस मार्ग पर चल रहे हैं, लहासा की ओर जा रहे हैं और इनको थकान होती है, सामान लेकर के चढ़ना मुश्किल होता है, तो ये 2 घोड़े करने की सोचते हैं। तत्पश्चात ये घोड़े करते हैं और उसके बाद इनका कैसा जीवन रहा, कैसी यात्रा रही, किस तरह की कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा, उसका चित्रण लेखक करते हुए कह रहे हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांडे से पहले एक जगह चाय पी। ढांडा वो ऊंचे स्थल जहाँ पर जाना कठिन होता है, दुर्गम स्थान। और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुँचे, मतलब उस रास्ते में इन्होंने एक बार चाय पी और दोपहर के समय ये ढांडे के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17,000 फीट 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ, दक्षिण अर्थात दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर यानी सफ़ेद चोटियाँ। और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब पीछे की तरफ दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। मतलब आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि भौगोलिक स्थिति में जो विविधताएं वहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक तरफ तो सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ हैं और एक तरफ उजड़े नंगे वीरान पर्वत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी और सर्वोच्च स्थान जो वहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान था उस पर ढांडे के देवता का स्थान था। अब यहाँ पर देखिए वहाँ की धार्मिक मान्यताओं का चित्रण है। अंडरलाइन करने की बात है कि जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। मतलब वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा सुख सामग्री नहीं होती, ज़्यादा सजाने की सामग्री नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके ये अपने देवता को सम्मान देते हैं, उनकी सजावट करते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं थी। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब इनके साथ ये केवल अकेले नहीं थे, इनके साथ 1-2 साथी और चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। यहाँ पर देखिए प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव लेखक का दिखाई दे रहा है। और आखिरी में धीरे धीरे क्या हुआ, वो बहुत पिछड़ गया और गए डॉन क्विक्सोटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला आ रहा था। या मैं डॉन क्विक्सोटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला आ रहा था। डॉन क्विक्सोटो एक उपन्यास का पात्र है, जिसने किस तरह से यात्रा की थी। स्पेनिश उपन्यासकार सार्वतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोटो का नायक है जो घोड़े पर चलता था। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सोटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह पर 2 रास्ते फूट रहे थे। अब ये रास्ता भटक जाएगा। मैं बाएं का रास्ता लेकर के 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर की दूरी पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। और मैंने आपको पहले बताया था कि वो मंगोल जाति का है, तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, मतलब चाय बना रहे थे तो 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने
बहुत नरमी से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कि ऐसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा पेय पदार्थ होता है जिसको पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में ठंडक की वजह से लोगों का जीवन बड़ा कठिनाई में व्यतीत होता है, इसलिए वहाँ पर जो पेय पदार्थ है उसको किस नाम से जाना जाता है? थुक्पा के नाम से जाना जाता है। अब लेखक कह रहा है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। अब यहाँ पर एक अंधविश्वास की परंपरा भी देखने को मिलेगी। देखिए कि कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के, चिरी बत्तियाँ मतलब कपड़े की जो बारीक बारीक कतरनें फाड़ ली जाती है, गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से क्या कर सकते हैं? बोध गया का गंडा वो लोग बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तब मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँच करके रुपए दूंगा, क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर वो चला गया तो 7 दिन रुक जाएगा तो इसका बहुत लंबा समय वहाँ पर नष्ट होगा। सुमति ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया भारवाहक जो वजन उठाता है, जैसे आप कुली कहते हो, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही जल्दी होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। अगली समस्या आ गई, तेज़ धूप की समस्या, और इससे पहले की समस्या आई थी भार वहन करने की समस्या, मार्ग की समस्या, दुर्गम रास्तों की समस्या, चढ़ाई की समस्या, उतराई की समस्या। आपको बहुत सारे समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा क्या हो रहा है? बर्फ़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि पसीने आते हैं और उस समय उसमें लगने वाली हवा से वो बिल्कुल बर्फ़ के समान ठंडक पहुंचाते हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी। जागीरदार पहले सामंतों की प्रथा होती थी कि हर क्षेत्र का एक छोटा सा अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था, या राजा जिसे कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाता था? वो जागीरदार कहलाता था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में, मठ जिन्हें विहार कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के केंद्र होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, या जहाँ पर बौद्ध की जातक कथाओं को, धार्मिक परंपराओं को या बौद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर उसे क्या होते हैं? बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मिलने का मतलब है बंधुआ मजदूरी। पुराने ज़माने में भारत देश में ये समस्या थी कि अगर किसी ने किसी से कोई कर्जा लिया या कोई अपराध कर दिया तो उसको बेगारी प्रथा पर लगा दिया जाता था। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु कौन थे? नमसे थे, जो बड़े सज्जन पुरुष थे, भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन का जो अनुवाद था, मतलब ट्रांसलेट की हुई बुद्ध के वचन की प्रतियाँ थी। हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पर लग गया। वो बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर अर्थात 15-15 किलो से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक किस में रम गया था? लेखक
पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। और तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चले गए। इस प्रकार लेखक को उस तिब्बत की यात्रा में ल्हासा की ओर जाते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, बुद्ध का कितना प्रभाव वहाँ पर था, या वहाँ पर मंदिरों को किस प्रकार से सजाया जाता था, ये तमाम समस्याएं हमने यहाँ पर देखी। इसी के साथ आपका पाठ समाप्त।